हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय में अभी तक हम लोगों ने अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और उसके अलावा शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग जो हार्मोन का निर्माण करते हैं, इस अंगों की संरचना और उनसे बनने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ये हार्मोन्स जो हैं ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ जो कि विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्पन्न होते हैं, और शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन हो, चाहे अवशोषण हो, चाहे वो उत्सर्जन की क्रिया हो या रिप्रोडक्शन की क्रिया हो, शरीर की वृद्धि हो, विभिन्न क्रियाओं को ये दूसरे सिस्टम के साथ या दूसरे अंगों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो ये किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं, इसमें सबसे प्रमुख काम इनका संदेशवाहक के रूप में। हार्मोन्स जो हैं ये विभिन्न प्रकार की सूचना को लक्ष्य अंगों तक सूचना के रूप में प्रसारित करते हैं, और हार्मोन्स की एक खास बात है, ये सीधे रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। शरीर में ये हमेशा निर्मित होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वातावरण में परिवर्तन के कारण, उम्र बढ़ने के कारण और उम्र की आवश्यकता के अनुसार, लिंग की आवश्यकता के अनुसार इन हार्मोन्स का निर्माण लगातार होता रहता है, और जहां जिस प्रकार के हार्मोन्स की उपयोगिता अधिक होती है उसकी खपत भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन में जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का स्वभाव, मेल और फीमेल का स्वभाव और युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, या फिर शरीर की वृद्धि और विकास जिसको शरीर की हड्डियों के माध्यम से ये नियंत्रित करते हैं, या फिर स्वभाव में परिवर्तन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि कहते हैं, जिसमें उपापचयी क्रियाओं के तेज हो जाने से हमारा स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा यदि कम हो जाए तो हमारा स्वभाव अपने आप धीमा पड़ जाता है, यह शांत हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ये भी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं और होती है, जैसे कि अनुकूलन के अनुसार शरीर में कुछ परिवर्तन भी होते हैं, और इन सारे परिवर्तनों को हम हार्मोन्स की क्रियाविधि के अंतर्गत पढ़ें। लेकिन सबसे मुख्य काम है ये रासायनिक दूत कहलाते हैं या फिर संदेशवाहक होते हैं। ये जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं इनकी क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, ये कैसे काम करते हैं, किस स्तर पर काम करते हैं, ये प्रमुख रूप से देखा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की क्रियाविधि दो स्तरों पर चलती है। एक तो कोशिका झिल्ली स्तर पर, और दूसरा जीन स्तर पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण एवं एंजाइमों के निर्माण द्वारा। कोशिका झिल्ली स्तर पर जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट जाकर के रक्त, चूंकि ये रक्त के साथ प्रवाहित होते हैं, तो ये कोशिकाओं तक पहुंच करके अपने लक्ष्य अंगों तक उन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को, पूरी कोशिका झिल्ली के सिस्टम को, एंजाइम सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अथवा कोशिका झिल्ली में एक एंजाइम पाया जाता है एडिनिल साइक्लेज नामक, उस एडिनिल साइक्लेज से जाकर के जुड़ जाते हैं। एडेनिल साइक्लेज, एडेनिल साइक्लेज से जब जाकर जुड़ जाते हैं
तो कोशिका के अंदर एटीपी का विखंडन होने लगता है और ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के प्रभावित होने से कोशिका के अंदर अनेक प्रकार की लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली स्तर पर या तो एडिनिल साइक्लेज से जुड़ करके या पूरे एंजाइम सिस्टम को, एंजाइम सिस्टम इसलिए क्योंकि कोशिका झिल्ली जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स जुड़े रहते हैं और ये एंजाइम कोशिकीय परमेबिलिटी को या पारगम्यता को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार के अणु कोशिका के अंदर जाएंगे या कोशिका से बाहर आएंगे, या फिर एडेनिल साइक्लेज से जुड़ करके हार्मोन्स जो है उसकी क्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरे, जीन स्तर पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया जाता है। मैसेंजर आरएनए के निर्माण के लिए ये हार्मोन्स कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ये कोशिका है, उसका केंद्र कोशिका झिल्ली से होते हुए हार्मोन्स कोशिका के अंदर पहुंचे, कोशिका के केंद्रक में पहुंचे, न्यूक्लियस, और वहां पर डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया जाता है। मैसेंजर आरएनए के द्वारा विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स को जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है, और जब साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के द्वारा लाई गई सूचना के अनुसार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं निर्मित होती हैं, तो उन श्रृंखलाओं को जोड़ करके, उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ करके एंजाइमों का निर्माण किया जाता है। और ये जो भी एंजाइम बनते हैं ये कोशिका के अंदर चलने वाली सारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जैसे ही हार्मोन इन कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं, वो कुछ अभिक्रियाओं को या कुछ जीन्स को सुप्त कर देते हैं। यदि कोई जीन्स क्रियाशील है तो उसके कार्य को रोक देते हैं, और कुछ निष्क्रिय जीन्स होते हैं जो कार्य नहीं कर रहे थे, उनको सक्रिय कर देते। इस प्रकार की सक्रियता, सक्रिय जीन को निष्क्रिय करके और निष्क्रिय जीन्स को सक्रिय करके ये कोशिकीय स्तर पर या जीन स्तर पर अपने क्रियाओं के द्वारा हार्मोन्स जो है क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों ही स्तर पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं हार्मोन्स जो है कोशिका के अंदर और बाहर काम करते हैं। ये जो हार्मोन्स निकलते हैं विभिन्न ग्रंथियों से, विभिन्न अंगों से, इनके मात्रा किस प्रकार की निकलेगी, कितनी मात्रा निकलेगी, कब निकलेगी, ये स्वयं उनकी क्रियाओं के द्वारा ही नियंत्रित होता है, जिसको हम कहते हैं फीडबैक रिएक्शन या पुनर्निवेशन अभिक्रिया कहलाती है। हार्मोन्स के स्रावण का भी नियंत्रण किया जाता है, और उस अभिक्रिया को हम कहते हैं फीडबैक रिएक्शन, फीडबैक रिएक्शन, पुनर्निवेशन क्रिया। इस क्रिया में जब कोई हार्मोन किसी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है तो वो रक्त के साथ मिल करके अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है और वहां उनको प्रेरित करता है विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। लेकिन जब उस हार्मोन की उपयोगिता खत्म हो जाती है या कार्य किसी अंग की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उस हार्मोन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है ऑटोमेटिक। इसका अर्थ ये होता है कि अब उस हार्मोन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये एक सूचना रहती है कि रक्त में जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ती है, ग्रंथि स्वयं उन हार्मोन का निर्माण करना बंद कर देती है। यदि ये अंतः स्रावी ग्रंथि है और ये लक्ष्य अंग है,
लक्ष्य अंग, इसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। रक्त में जब हार्मोन कम होने लगता है, इसका मतलब ये लक्ष्य अंग इस हार्मोन का उपयोग कर रहा है या उस निर्धारित अंग तक उस हार्मोन की उपयोगिता हो रही है, उस अंग में उसकी उपयोगिता बढ़ गई है, इसीलिए ये हार्मोन कम हो जाता है। कम होने से ग्रंथि स्वयं उसका निर्माण करना सतत रखती है या चालू रखती है या उसके निर्माण की प्रक्रिया को और बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ये हार्मोन बढ़ जाता है, बढ़ने पर ग्रंथि जो है वो इसका निर्माण करना बंद कर देती, मतलब स्वयं जो अंत्य उत्पाद है, इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहा जाता है। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, क्योंकि इसमें अंतिम उत्पाद स्वयं ग्रंथि की क्रियाशीलता को रोक रहा है या बंद कर रहा है। इस प्रकार हार्मोन्स का स्रावित होना या बंद होना स्वयं नियंत्रित होता है, अपने आप नियंत्रित किया जाता है, उसको किसी अन्य के द्वारा सूचना नहीं दी जाती। कुछ एक ग्रंथियों की क्रियाशीलता को छोड़ करके, जैसे कि प्रेरक हार्मोन को हाइपोथैलेमस से, पीयूष ग्रंथि के प्रेरक हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और थायराइड ग्रंथि से या रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। लेकिन प्रक्रिया उसी प्रकार की चलती है, उपयोगिता के आधार पर रक्त में उनकी मात्रा कम और ज्यादा होना इस बात की सूचना देता है अंतःस्रावी ग्रंथि को कि वो उसका उन हार्मोन्स का निर्माण करे या फिर ना करे। ठीक, तो ये जो हार्मोन्स है ये रासायनिक रचना की दृष्टि से या तो अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और इनका इनडायरेक्ट संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध एंजाइम से भी होता है, परंतु ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स अपनी क्रियाशीलता के अनुसार और अपनी रासायनिक रचना के अनुसार बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि हार्मोन्स जो होते हैं वो या तो फिर प्रोटीन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं या फिर अमीनो अम्ल होते हैं या फिर स्टीरॉइड्स होते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो ये पूर्ण रूपेण प्रोटीन से बने होते हैं, शुद्ध रूप से ये प्रोटीनों से ही बने होते हैं। हार्मोन्स जाकर के अपने लक्ष्य अंगों तक कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम जो है वो पूरे शरीर में, उनका कोई एक निश्चित या निर्धारित लक्ष्य अंग नहीं होता, पूरे शरीर के सभी हिस्सों में जाकर के ये अपना काम करते हैं। हार्मोन्स जो है जब अपना काम करते हैं उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो काम करने के बाद नष्ट नहीं होते और ये विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं। एक खास प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक खास प्रकार के क्रिया को ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हार्मोन्स और एंजाइम क्रियाशीलता में और रचना की दृष्टि से, रासायनिक रचना की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शरीर में केवल मनुष्य में नहीं बल्कि अन्य भी जीवों में भी हार्मोन्स जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, हमारे शरीर में भी और अन्य जीवों में भी, जो कि सूचना का संचरण करते हैं। क्योंकि हार्मोन को सूचना का संचरण करने वाला पदार्थ कहा जाता है, संदेशवाहक कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है, जो कि प्राथमिक सूचना लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो कौन से ऐसे अन्य पदार्थ हैं जिनका बिहेव या जिनका व्यवहार हार्मोन्स जैसे हैं? तो उसमें प्रमुख पदार्थ है हार्मोन्स जैसे
अन्य पदार्थों में न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है न्यूरो ह्यूमर और दूसरे को कहा जाता है न्यूरो सिक्रीशन। न्यूरो सिक्रीशन और न्यूरो ह्यूमर। तो जो न्यूरो ह्यूमर है वो भी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। खास बात यह है किसी विशेष ग्रंथि में नहीं बनता। और न्यूरो सिक्रीशन भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। जैसे कि न्यूरो ह्यूमर है एसिटिल कोलिन, उदाहरण है एसिटाइल कोलिन। और न्यूरो सिक्रीशन के उदाहरण हैं ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, जो पीयूष ग्रंथि के पार्स नर्वोसा से निकलते हैं। पार्स नर्वोसा मतलब पीयूष ग्रंथि का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है पश्चपाली, और वहां पर उसका संबंध जो है जो कि ब्रेन से होता है। तो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उनकी घुंडियां ये ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का निर्माण करती हैं और इसलिए इनको कहा जाता है न्यूरो सिक्रीशन। और न्यूरो ह्यूमर जो है वो थोड़ी दूर तक काम करते हैं। इनका जो लक्ष्य अंग है वो ज्यादा दूर तक के नहीं होता, लेकिन जो न्यूरो सिक्रीशन होते हैं वो उनका लक्ष्य अंग बहुत दूर तक रहता है। ये काफी दूर तक अपना काम करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया जाए एसिटिल कोलिन का, कि जब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचना का संचरण होता है तो ये सूचना का संचरण सिनेप्सिस में होता है। एक तंत्रिका का एक्सॉन दूसरी कोशिका के डेंड्रॉन से सिनेप्सिस या जोड़ा बनाता है। हालांकि ये जोड़ा एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं रहता, एक दूसरे के टच में नहीं रहते, फिर भी जहां ये सूचना का संचरण होता है वो कहलाता है सिनेप्सिस। एक्सॉन जो है वो सूचना का संचरण करता है और डेंड्रॉन उसको ग्रहण करने का काम करता है। तो जब एक्सॉन से डेंड्रॉन सूचना संचरित होती है तो एक्सॉन के अंतिम सिरे पर जहां की घुंडियां पाई जाती है उन घुंडियों से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, जो वास्तव में सूचना दे रहा है, संदेश दे रहा है। इसलिए ये भी एक प्रकार का न्यूरो हार्मोन है और उस सूचना के अनुसार सूचना तुरंत अगली कोशिका तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन ये भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, लेकिन ये पूरे शरीर में विशेष करके जो इनका अंग है, टारगेट ऑर्गन है, जैसे ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन है गर्भाशय और वासोप्रेसिन का टारगेट ऑर्गन है किडनी, ये वहां तक जाते हैं और काफी लंबे समय तक ये रिस्पांस देते हैं या क्रियाशील रहते हैं। इसलिए ये दोनों भी न्यूरो हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ये भी रसायन है और सूचना का संचरण करते हैं, सूचना का प्रसारण करते हैं, संदेश देते हैं, सबसे मुख्य काम। लेकिन ये बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्रंथियों से निकलते हैं। जैसे कि उदाहरण लिया जाए कि जो मादा रेशम कीट होती है, विशेष करके ब्रीडिंग सीजन में, अपने प्रजनन काल में, ये न्यूरो हार्मोन या एक प्रकार का फेरोमोन्स बनाती है, रसायन बनाती है और ये मेल को या नर कीट को आकर्षित करने का एक सूचना रहता है फेरोमोन्स के द्वारा, और उस फेरोमोन को हम कहते हैं सेक्स फेरोमोन।
सेक्स फेरोमोन। ये जिसको कहते हैं लिंग फेरोमोन। दूसरे होते हैं एग्रीगेट फेरोमोन्स। एग्रीगेट फेरोमोन्स, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करने वाले फेरोमोन्स। ऐसी सूचना जैसे कि कोई सामाजिक प्राणी है, समाज में छोटे कीट जैसे कि दीमक है या फिर चींटी है, वो अपने समुदाय में या अपने समूह में, ये सब सामाजिक कीट है क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। और इन जैसे मधुमक्खी है, ये भी विशेष प्रकार के फेरोमोन्स बनाती हैं और वो फेरोमोन्स जो है अपने समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करके कोई संदेश देने का काम करती है। इसलिए इकट्ठा करने वाले हार्मोन्स या फेरोमोन्स जो है वो एग्रीगेट फेरोमोन्स कहलाते हैं। कुछ फेरोमोन्स ऐसे होते हैं जो कि अलार्म के जैसा काम करते हैं, सतर्क करने का काम करते हैं। जैसे कि आवाज के द्वारा मधुमक्खियां जो है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाती हैं और जो कि वास्तव में बाह्य ग्रंथियों से निकलते हैं और कार्य हार्मोन्स के जैसे करते हैं, इसीलिए उसको अलार्म हार्मोन्स फेरोमोन्स कहा जाता है। तीन प्रकार के फेरोमोन्स होते हैं। तीसरा जो हार्मोन्स जैसा अन्य पदार्थ होता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस वास्तव में मनुष्य में, विशेष करके नर में, यानी मेल में पाए जाने वाला एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे निकलने वाला पदार्थ है। और इससे निकलने वाले रसायन जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिस, एक साथ प्रोस्टाग्लैंडिस कहते हैं, ये भी विभिन्न अंगों को सूचना देने का काम करता है। तो न्यूरो हार्मोन, फेरोमोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन्स जैसे ही काम करते हैं। हार्मोन नहीं होते परंतु हार्मोन्स जैसा काम करते हैं। हार्मोन्स जैसे अन्य पदार्थों में अभी अपन ने पढ़ा न्यूरो हार्मोन के बारे में, जो कि आइदर न्यूरो ह्यूमर होता है या फिर न्यूरो सिक्रीशन, लेकिन दोनों में कॉमन चीज ये है कि ये दोनों नर्व सेल या तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और फेरोमोन्स जो कि बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो कि विपरीत लिंग को अपनी तरफ, मेल जो है फीमेल को या फीमेल जो है मेल को अपनी ओर आकर्षित करता है, या सूचना का संचरण एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए, ये सामुदायिक जीव जिसको हम जैसे दीमक या चींटी आदि में देखते हैं कि उनमें ज्यादातर, यदि कभी आपने देखा होगा जो चींटियां होती हैं वो हमेशा कतार में चलती हैं, उसके पीछे कारण भी यही है कि वो अपने पीछे फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। इसी प्रकार से ब्रीडिंग सीजन में दीमक भी सूचना प्रसारित करती है जिसमें उनमें फर्स्ट फ्लाइंग या सेकंड फ्लाइंग की प्रक्रिया होती है, और खतरे की सूचना देने का काम जो है वो अलार्म फेरोमोन्स करते हैं। इवन अपने एरिया को निर्धारित करने के लिए कुछ जानवर भी फेरोमोन्स बनाते हैं, जैसे कि शेर आदि अपना एरिया डेफिनेट करने के लिए या पक्का करने के लिए वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जो कि यूरिन के माध्यम से निकला जाता है। और तीसरे प्रकार के प्रोस्टाग्लैंडिस का जो ग्रुप है वो वास्तव में रसायनों का समूह है जो शरीर के अंदर विशेष करके जनन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स जैसे पदार्थ हैं ये नियंत्रण और समन्वय ही करते हैं। इनका मुख्य काम है अंगों को एक साथ जोड़ करके रखना, उनको
साथ नियंत्रित करना, उनकी क्रियाशीलता के ऊपर नियंत्रण करना, ताकि उनसे निकलने वाले या उनकी वृद्धि या विकास या उनमें होने वाली उपापचयी क्रिया भी नियंत्रित तरीके से चले। इन सभी क्रियाओं के लिए हार्मोन्स की जो भी क्रियाएं हैं ये अकेले नहीं चलती, ये तंत्रिका तंत्र की सहायता से चलती हैं। यानी हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय सभी स्तनधारियों में या सभी वर्टिब्रेट्स में यदि देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम कह रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक प्रकार से हार्मोनल न्यूरो कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन कहलाता है, या जिसको हम तंत्रिकीय हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय कहते हैं, जिसमें कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा भी हार्मोन्स बनाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं भी एक दूसरे को प्रेरित करती है। अंगों की क्रियाशीलता इन हार्मोन्स के द्वारा निर्भर रहती है, और इस प्रकार से पूरे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो काम है वो पूर्ण नियमन, जिसको हम कह सकते हैं, वो हार्मोनल और नियंत्रण, और दूसरा तंत्रिकीय नियंत्रण, ये दोनों एक साथ किया जाता है। दोनों सिस्टम एक दूसरे से अलग नहीं है, तो ये कहलाता है हार्मोनल नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। एक जीव शरीर में पैदा होने से लेकर के अंतिम अवस्था तक, जब तक कि उसके शरीर का विकास होता है, और वृद्धावस्था तक के विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होने, और उन अवस्था परिवर्तन के दौरान जीव शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, ये दोनों तरीके से इन्हें हार्मोन्स के द्वारा और तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न बिंदुओं को आप ध्यान से उतार लीजिएगा, और इसके जो प्रमुख कार्य है और इनकी विशेषताएं, इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।